बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन व हज़रात, जुम्मे का इंतज़ार सबको बेताबी से है ताकि ये एग्रीमेंट साइन हो सके, दुनिया में अमन आ सके, हमारे ख़ित्ते में ख़ास तौर पे अमन आ सके। और जिस सालसी की कोशिश पाकिस्तान ने की, जिस सफ़र को पाकिस्तान ने शुरू किया, उसका इख्तिताम भी अच्छा हो सके, वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सके। इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक इसराइल ने लबनान पर दोबारा हमले किए हैं, जो कि ईरान क्लियरली कह चुका था कि अगर इसराइल हमला करेगा तो ये खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। इसराइल को कंट्रोल करना अमेरिका की जिम्मेदारी है, हिजबुल्लाह को कंट्रोल करना ईरान की जिम्मेदारी है। बट सैडली इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि इसराइल अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अमेरिका इसराइल के कंट्रोल में ज़रूर है। ये तो हम सभी जानते हैं, समझ गए हैं पूरी सूरत हाल को ऑब्ज़र्व करते करते। उम्मीद ये की जा रही है कि तेल जो है, क्योंकि इस वक्त $80 फ़ी बैरल से कम की सतह पे आ गया है, इसीलिए इस वीकेंड पे तेल की कीमत कम की जाएगी। कम से कम जो अमाउंट बताया जा रहा है पेट्रोल प्राइसेस में डिक्लाइन का, कमी का, वो है ₹100। अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि यकीनन ये वक्त की ज़रूरत है। कीमतें बढ़ती हैं, 2 दिन में बढ़ जाती हैं, घटती हैं तो फिर वीकेंड का या तारीख का इंतज़ार किया जाता है, और वो फ़ायदा किसको जाता है ये भी हम सब जानते हैं। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि मुल्क में जो है इस वक्त जो GB इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद गवर्नमेंट बनाने की बात की जा रही थी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में, क्योंकि GB से बताया जा रहा है कि आज़ाद उम्मीदवार जो नून लीगी हिमायती थे वो एक एक करके IPP को ज्वाइन कर रहे हैं। 4 आज़ाद ज्वाइन कर चुके हैं, और ये बताया गया राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से ये क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि PMLN ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने की इजाज़त दे दी थी, उनको दावत दी थी, जिसके ऊपर उनके अरकान नाराज़ हो गए और फिर वो IPP की तरफ जा रहे हैं। और ये भी बताया गया राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कि पीपल्स पार्टी के साथ जो इख्तलाफात थे NFC अवार्ड पर, उन पर इत्तेफाक राय नहीं हुआ है। लेट्स सी। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है, बजट को जब भी डिस्कस किया गया है सीज़न में, तो मैंने एक ही बात कही कि जो लोग इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर, इस मुल्क का जो तिजारती दारुल खिलाफा है, इस मुल्क का जो फाइनेंशियल हब है, इस मुल्क की जो पोर्ट सिटी है कराची, उसकी आबादी सही गिन नहीं सकते, वो दूसरे आदाद व शुमार क्या सही गिनेंगे। मैंने बात आपसे पहले कही थी। अब आज भी अगर आप देखें जो बजट्स पेश किए जा रहे हैं प्रोविंशियल, तो सिंध का बजट कोई 2700 अरब के करीब, KPK का 2250 अरब के करीब, बलूचिस्तान का 1100 अरब के करीब, पंजाब का 5900 अरब, 6 ट्रिलियन के करीब, क्योंकि पंजाब की आबादी से ही गिनी जाती है। और हमारे मुल्क में जो फंड्स दिए जाते हैं NFC के, वो भी आबादी के लिहाज से दिए जाते हैं। तो अगर कराची को सही गिन लिया गया तो फिर कराची को उसकी आबादी के लिहाज से फंड्स देने पड़ेंगे। बलूचिस्तान का भी यही प्रॉब्लम है, भले वो ज़मीनी लिहाज से आधा पाकिस्तान हो, लेकिन उसका बजट में सबसे छोटा नज़र आता है। भले उसके यहाँ एक खूनी शारा हो, जिस शारा के ऊपर हज़ारों लोग मर चुके हों, जिसके बारे में वज़ीर आज़म और हमारे दीगर लीडरान ये बातें कर चुके हों कि यहाँ पर डेवलपमेंट होनी चाहिए, इनको उनका हक़ मिलना चाहिए, एहसास महरूमी दूर होनी चाहिए, दहशतगर्दी ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन वो कैसे ख़त्म होगी कि जब वहाँ पे बुनियादी ज़रूरियात ही नहीं दी जाती हैं। बेसिक हेल्थ यूनिट्स की कमी, एजुकेशन की कमी, सिक्योरिटी की कमी, यही वो बुनियादी ज़रूरियात है जो हर इंसान को चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। तो उसको भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों को वेलकम करना चाहूँगा विदाउट एनी फर्दर डिले, उनको मज़ीद इंतज़ार आ सकता। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मुग़ल साहब। अस्सलामु अलैकुम मुग़ल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाहु खैर। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर सरमद अली साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सेनेटर साहब अस्सलामु अलैकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाहु खैर। आई लव द सफारी सूट दैट यू आर वेयरिंग। मेरे साथ मौजूद हैं PMLN से अली गौहर बलोच साहब, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बलोच साहब अस्सलामु अलैकुम, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाहु खैर। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगा सरमद अली साहब से। सरमद अली साहब, इंटरनेशनल फ्रंट पर डिस्कस कर लेते हैं। हर किसी को जुम्मे का इंतज़ार है। इसराइल कंट्रोल में नहीं आ रहा, लबनान पर बमबारी जारी रखे हुए है। हम ये जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी जनेवा की तरफ जाएंगे, बड़ी तादाद में लोग उनके साथ भी जा रहे हैं, मीडिया के नुमाइंदे भी उनके साथ जा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों की ये राय थी कि पाकिस्तान को शायद एहतजाजन जाना नहीं चाहिए जनेवा, क्योंकि ये इस्लामाबाद में साइन होना था, इस्लामाबाद अकॉर्ड। लेकिन अब ये बहाना बनाया जा रहा है कि इस्लामाबाद को सफ़र करने के लिए 17-18 घंटे लग जाते हैं। पहले तो JP वैन साहब आराम से
आ गए थे, अब उनको इस्लामाबाद दूर लग रहा है, लेकिन हमारी लीडरशिप जेनेवा जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान होस्ट करेगा, मेज़बानी करेगा इन इस एग्रीमेंट की। तो क्या पाकिस्तान की एम्बेसी में ये होने वाले हैं, क्योंकि जेनेवा में हो रहे हैं तो ऑफकोर्स जेनेवा ही होस्ट करेगा। आपकी नज़र में, क्योंकि आज ये भी खबर आई है कि ईरानी टैंकर्स हॉर्मुज़ से ईजिली गुजर गए हैं, ब्लॉकेड क्रॉस कर गए हैं, आपकी नज़र में जुमे को क्या होगा, ये एग्रीमेंट देरपा होगा, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? योर ओपिनियन ऑन द होल सिचुएशन, सेनेटर सरमद अली साहब। बातें हो रही हैं, एक तो ये कि ऑब्वियसली पाकिस्तान ने सबसे अहम किरदार अदा किया है अमेरिका और ईरान को इकट्ठा लाने में और इस कॉन्फ्लिक्ट का एक क्लोजर हासिल करने में। और पाकिस्तान के बाद ऑब्वियसली कतर हैज़ आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। असली तौर पे तो उसको पाकिस्तान में होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, ये जिनीवा में अब हो रहा है, लेकिन उसको भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होस्ट कर रही है। और उसमें जो एक वजह खालिदन बताई गई है वो ये कि जेडी वन से एक बार 18-20 घंटे लगा के आ गए थे, अब जरा मुश्किल है दोबारा इतनी लंबा आना। और शायद सर वो कौन सा इकोनॉमी क्लास ट्रैवल करते हैं सर, उनके तो पर्सनल जेट लेट कर आ रहे होंगे सर वो। और अच्छा, उसके बाद दूसरा मसला ये है कि कुछ आपको कुछ ये नहीं पता कि ट्रम्प साहब फौरन आ जाए। तो अगर ट्रम्प साहब ने आना है तो वो तो फिर अपना वो तो भी बैठे हुए हैं यूरोप में, तो इट्स इजी फॉर हिम टू कम देयर इंस्टेड ऑफ कमिंग टू पाकिस्तान। बाकी जो बातें आ रही हैं मुख्तलिफ ज़राए से मालूम हो रही हैं वो ये कि जो पाकिस्तान और कतर, तुर्की और इजिप्ट के रहनुमा भी वहाँ होंगे। इसके अलावा जो नेबर्स हैं जैसे यूएई है या कतर है या कुवैत है या बहरीन है, उनके लीडर्स भी तवक्को की जा रही है कि वो भी वहाँ पे होंगे। प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से कोई क्लैरिटी आई है, उसके तहत जो लग रहा है वो ये कि ये एक मल्टी नेशनल किस्म का मूड होगा। तो लेट्स सी क्या ये होता है और किस तरीके से होता है। जो मैंने रूमर्स सुने और उसमें ये है कि जो हमारे पड़ोसी हैं वो भी शायद कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी किसी तरीके से दावतनामा मिल जाए वहाँ आने का। हमें तो सर ये भी खबर मिली है कि हमारे पड़ोसी की ही कोशिशों की बदौलत जो है ये जिनेवा में साइन हो रहा है। बलोच साहब, योर ओपिनियन ऑन द होल सिचुएशन सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ पर ये ईरान और अमेरिका वार है और इसमें जो पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया और जिसमें कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, और जिस तरह से पाकिस्तान की काविशों के साथ ये मार्का जो है ये सर हुआ है, वो किससे ढका छुपा हुआ नहीं। और यहाँ पर पाकिस्तान के हासदीन जो पाकिस्तान के मुखालिफ कुव्वतें हैं, वो मतलब है कि इस वक्त यूँ ही कह लें कि वो मुंह के बल गिरी हैं और परेशान हैं कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर इतनी इज्जत जो है वो क्यों हासिल। ये इतनी मैटर नहीं करती कि वो पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान उधर भी होस्ट कर रहा है और जाहिर है कि उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब भी जा रहे हैं, तो पूरी दुनिया इस चीज़ की मुतरफ है। ईरान की हुकूमत का सदर से लेकर हर फॉरम पर और इवन उनकी पार्लियामान के अंदर भी पाकिस्तान पे शुक्रिया अदा किया गया और ख़ास तौर पर अमेरिका के भी जो प्रेसिडेंट है और उनकी तरफ से भी पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। दूसरी बात ये है कि जो ये सारे सर्कमस्टांसेस हैं, जिस तरह से आपने जिक्र किया, बिल्कुल इजराइल जो है वो लबनान के ऊपर और इस तरह से जिस तरह से उसका वतीरा है कि वो मुसलमानों के खून के साथ जो है वो मतलब खिलवाड़ करता है और कर रहा है और उससे बात नहीं आ रहा। तो मैं समझता हूँ कि इन फ्यूचर अब जब ये साइन हो जाएगा तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि फिर इजराइल को भी ये सिलसिला जो है वो बंद करना पड़ेगा। फिर पाकिस्तान की तवज्जो और दीगर जो हमारे मालिक हैं जो कि इससे मुतासर हुए हैं या इस चीज़ में किरदार अदा कर रहे हैं, वो भी मेरा ख्याल इसमें सरगर्म होंगे और जाहिर है कि इजराइल को भी रोकना पड़ेगा। अगर इजराइल नहीं रुकता तो ये काम फिर मेरा ख्याल है कि 100% मुकम्मल नहीं होगा, इसमें खदशात जारी रहेंगे और मुसलमान ममालिक जो हैं और जो मुस्लिम उम्मा है उसमें एक टेंशन जरूर रहेगी। आवाम के लिए तो कामयाबी तब होगी ना बलोच साहब जब पेट्रोल सस्ता होगा। हम तो बस राहें तक रहे हैं कि वो खबर कब आएगी कि वजीर आजम टीवी पर आकर कहेंगे कि मैंने दिल से पत्थर उठा दिया है।
हर चीज़ की अपनी अहमियत है, पेट्रोल की और दीगर महंगाई की और दीगर चीज़ों की अपनी जगह पर अहमियत की अमल है। मार्का हक बयानुल मरसूस में कामयाबी पाकिस्तान की और पाकिस्तान की तमाम मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम की कामयाबी वो अपनी जगह पर है। इसी तरह से जो ईरान अमेरिका वॉर है, अगर ये ना रुकती तो जाहिर है उसके जो मतलब है कि मुज़र असरात आप कह लें और बुरे असरात कह लें, वो पाकिस्तान के लिए भी काफी तकलीफ दे होने थे। बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने करम किया है। आमीन, अल्लाह ताला आगे भी ऐसे ही करम जारी रखे। मुगल साहब, आपका नजरिया हुजूर। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका जी। देखिए, ये जो जुमे को मायदा होने जा रहा है, सबसे पहले तो मैं इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ ईरान की कौम को और ईरान की हुकूमत को। जिस तरीके से अमेरिका ने उनकी पूरी एक रजीम को ख़त्म किया, उनके सुप्रीम कमांडर को शहीद किया, उनके दीगर जितने ऑफिसर थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, दीगर जितने, उनको शहीद किया, उसके बावजूद वो कौम डटी रही, खड़ी रही, उसने मुकाबला किया, न सिर्फ अमेरिका का मुकाबला किया, इसराइल का भी मुकाबला किया, और उन्होंने अपना लहू पेश करके, अपनी शहादतें पेश करके और खड़े होकर डट के ये पैगाम दिया कि अगर किसी मुल्क के पास एटम बम ना भी हो तो वो दुनिया की सुपर पावर का मुकाबला कर सकता है। अब आ गया इसमें पाकिस्तान का रोल, तो इसमें कोई शुबा नहीं, पाकिस्तान ने इसमें पॉजिटिव रोल अदा किया, पाकिस्तान ने इसमें लीडिंग रोल अदा किया। और बिलखसूस जब जंग जारी थी तो ज़ाहिर है एक मरहला ऐसा आया कि इसमें अरब ममालिक दीगर जो हैं वो इसमें खतरा था कि वो भी इस जंग में शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान ने उसमें बड़ा रोल अदा किया और उसका एतराफ़ भी किया अमेरिकन सदर ट्रंप ने और बाकी दीगर दुनिया ने भी। अगरचे मेन लीडिंग रोल उसमें फील्ड मार्शल का ही था, लेकिन ज़ाहिर है वो साथ नाम जो है वो हमारे वज़ीर का भी लेते रहे। अब आखिरी दिनों में उन्होंने वो भी लेना छोड़ दिया, बल्कि भी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो JD वैंस ने कहा कि हमें ना किसी सालसी की ज़रूरत है और ना किसी तीसरी पार्टी की। हम डायरेक्ट हैं ईरान के साथ और हम खुद उनके साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और आइंदा भी मुज़ाकरात करेंगे और उनके साथ हम सारे मामला खुद करेंगे। भी आपने कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल परसों सुनी हो। अब इसमें असल बात यह है कि एक दो चीज़ें मैं आपके सामने कहूँगा। एक चीज़, अमेरिका ने कोशिश की वहाँ पे रजीम चेंज की और पूरी दुनिया ने देखा, अमेरिका ने इस बात को छुपाया नहीं। ट्रंप ने कहा कि जी हमारी कोशिश थी ये रजीम खत्म हो और नई रजीम आए। वहाँ पे उनके ऑलमोस्ट टॉप टीयर सारी उन्होंने शहीद कर दी। उसके बावजूद वहाँ की अवाम ने, ईरान की अवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया इस रजीम चेंज को। और दूसरी तरफ हमारा मुल्क क्या है, हम बगलें बजा रहे हैं, फखर से उछल रहे हैं, धमाले डाल रहे हैं। वहाँ इनका दूसरे तीसरे दर्जे का सेक्रेटरी डोनाल्ड लू एक साइफर लिखता है और हम इधर अपनी गवर्नमेंट चेंज कर देते हैं। अमेरिका उधर से मतलब यह है कि 9/11 पे हमला होता है अफगानिस्तान पे, उसके जिम्मेदार वो जिम्मेदारी डालता है उसामा पे और वो पाकिस्तान को एक कॉल करता है और उसका सेक्रेटरी खारजा शायद कॉलन पॉल उसका नाम था कि हमें ये डिमांड्स हैं तुम्हारी, तुमसे चाहिए और अगर तुमने पूरी ना की तो हम जो है वो तुम्हें पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। और उसके बदले में हमने दहशतगर्दी की जंग जो पाकिस्तान के अंदर ले आए, उसके रिएक्शन में पाकिस्तान की अफवाज भी हमले शुरू होने हो गए, पाकिस्तान की अवाम पे हमले होने शुरू हो गए, पाकिस्तान की दीगर सिक्योरिटी एजेंसी पे हमले होने शुरू हो गए। 80,000 से 1 लाख हमने अपने लोग मरवा लिए, शहीद करवा लिए। तो हमारी तो ये औकात है कि हम अमेरिका के आगे ठहर नहीं सकते, टिक नहीं सकते। उसका एक लेटर आए, अपनी हुकूमत खत्म कर देते हैं, उसकी एक कॉल आए, हम सरेंडर कर देते हैं। अब आप मुझे बताएं, आप बड़े चैंपियन बन रहे हैं कि हम जी बड़ी सालसी करवाते हैं, हम जी बड़े झगड़े हल करवाते हैं, हम दुनिया के अंदर जंगे रुकवा रहे हैं, दुनिया के अंदर जो लोग जंग करने जा रहे हैं, हम बड़े सुलह पसंद हैं, हम बड़े अमन पसंद हैं, हम सफेद झंडा लेके वहां सर ब्रेक आ गया सर। पाकिस्तानी आपके खिलाफ सुने, पाकिस्तानी आपकी नाजायज हुकूमत के खिलाफ निकले। 26 नवंबर को डी चौक में आप दर्जनों बंदे वहां पे उनका कत्लेआम कर देते हैं। उनके लिए आपके पास कोई साक्षी नहीं है। सनाउल्लाह साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि क्योंकि नून लीग ने पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत दे दी, इसीलिए उनके जो जीते हुए अरकान थे वो नाराज हो गए और एक एक करके हम देख रहे हैं कि इस वक्त वो IPP को ज्वाइन कर रहे हैं, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। 4 आज़ाद उम्मीदवार ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक 6 उम्मीदवार उनके नाराज हो गए इस बात के ऊपर। अब ये सिचुएशन भी हमारे सामने है, कश्मीर की सिचुएशन भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे इस महीने इलेक्शन शेड्यूल्ड हैं। अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने के बाद हालात नासाज हैं, हड़ताल का समा है, दुकानें बंद हैं। लेकिन उस सिचुएशन को भी डिस्कस करना चाहता हूँ। ये दोनों मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि हमें याद है कि GB इलेक्शन से पहले ये बात मुक्तदर हल्के ये कर रहे थे कि डील हो गई है, GB पीपल्स पार्टी को दे दिया गया है, AJK PMLN को दे दिया गया है। अली गौहर बलोच साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगा इस मौजू के ऊपर।
आपकी नज़र में वो जो बातें पहले हो रही थी वो लग रहा है वो दुरुस्त थी या नहीं थी, क्योंकि अब पीपल्स पार्टी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में जीपी में बनती जा रही है, लेकिन जो आज़ाद उम्मीदवार आपके हामी थे वो आईपीपी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो लग ये रहा है कि नून लीग का पत्ता मुकम्मल साफ़ किया जाएगा जीबी से। और फैसल वाडा जो बड़े मशहूर हैं अपने बयानात के हवाले से, जो मशहूर हैं टॉक शो में बूट साथ लाने के हवाले से, वो ये बात कर रहे हैं कि कुछ दिनों बाद सारे अंदर होंगे या फिर कंटेनर पर होंगे, कुछ तो बड़ा होने वाला है जिसकी वो बातें कर रहे हैं, और उनकी बातें आपको मालूम है कहाँ से आती हैं। अली गौर बलोच साहब, आई वुड लाइक यू टू स्टार्ट सर। देखिए, पहले तो गिलगित बल्तिस्तान पे बात कर लेते हैं, और उससे भी पहले हमारे भी दोस्त एक भाषण दे रहे थे दहशतगर्दी पर और पाकिस्तान में अमन के हवाले से। मैं उनकी खिदमत में तो सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि अगर लोग पाकिस्तान में 9 मई के वाक़यात करें, जो कि दुनिया की किसी खित्ते में नहीं होता कि आप अपने मुल्क की तनसीबात के ऊपर जो है वो हमला आवर हो जाए। अगर आप बार बार एक सूबे के सरकारी वसाइल लेकर, कील वाली लाठियां लेकर, नाजायज़ असला लेकर, आंसू गैस के शेल लेकर आप बार बार जो है वो पाकिस्तान के कैपिटल के ऊपर हमला आवर हों और उधर आकर पाकिस्तान के अमन को सोबताज करें, तो फिर उसके बाद आप समझ लें कि स्टेट आपके आगे लेट जाए, तो ये आइंदा भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। मेरे सवाल तौर पर जो कुछ कश्मीर में हो रहा है उसके ताने बाने भी बिल्कुल जो है वो जो आपकी मुखालिफ कुव्वतें हैं उनके साथ मिल रहे हैं, वो किससे ढकी छुपी बात नहीं है। और जाहिर है कि कोई किसी पार्टी को भी, किसी गिरोह को और किसी जत्थे को ये हक नहीं है कि वो पुरतशद्दद वाक़यात करके अपने मुतालबात को मनवाए। अगर किसी ने आना है तो वो वोट के ज़रिए आए, असम्बली के अंदर आए, उसके बाद जो मर्जी तरमीम कर लें। उन लोगों का तो ये भी मुतालबा है कि वहाँ से एक जो उनके शिके थी उसमें से, इसमें से पाकिस्तान का नाम जो है वो निकाला जाए, जिसमें था कि हम पाकिस्तान के वफादार रहेंगे और मुखलिस रहेंगे। लेकिन बातें खैर आज वो टॉपिक नहीं है, तो आगे चलते। मैं ये गुजारिश करूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान में जाहिर है कि बिल्कुल राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया, गालबन 2 अरकान या कितने थे जो PMLN क्लेम करती थी कि ये हमारी सपोर्ट की वजह से जीते। वो आज़ाद कॉन्टेस्ट कर रहे थे लेकिन PMLN ने सपोर्ट किया। बिल्कुल ये एक फैक्ट होता है, हर बंदा चाहता है कि वो उसको कोई जो सियासी बंदा इलेक्ट होकर आता है कि उसको कोई वजारत मिल जाए, कोई चांस मिल जाए। तो जब PMLN ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया और पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद दी और उन्हें ऑफर कराई कि आप हुकूमत साजी करें, बनाएं, अपनी कोशिश करें, तो उसके बाद जाहिर है कि उन्होंने फिर किसी और पार्टी का चुनाव कर लिया। और वैसे भी किसी भी वजह से किया हो तो वो उनका राइट है। जो बंदा है ही आज़ाद जीता हुआ, तो वो फिर कोई भी पार्टी तो ज्वाइन कर सकता है, ये ऑप्शन तो उसके पास मौजूद होती है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी के साथ जाहिर है कि PMLN पीपल्स पार्टी उनकी जो आला क़यादत है वो राब्ते में है, और मेरा ख्याल है कि ये भी कोई गिलगित बल्तिस्तान का भी जो मसला है, मुझे तो यही नज़र आता है कि ये इमिकेबली आपस में जो है वो तय पा जाएगा और इस पर कोई ख़ास रस्साकशी नहीं होगी, जिस तरह से अभी मीडिया में सुर्खियाँ लग रही हैं। ज़ाहिर है जब तक गवर्नमेंट नहीं बनती, किसी के पास भी सिंगल मेजॉरिटी नहीं है, तब तक चे में गोइयाँ बातें, तबसरे वो आप नहीं रोक सकते। जहाँ तक वाडा साहब की आपने बात की, जाहिर है कि वाडा साहब का मैं तो स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ कि मैं उनकी वजाहत करूँ। उनके जो दिल में आता है वो बयान फरमा देते हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। बानी PTI के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई थी, मैं आज भी कहता हूँ वो एक आइनी तौर पर दुरुस्त आइन महसूस है। हमारी हुकूमत इत्तेहादियों की है, मरकज़ में नंबर ऑफ गेम पूरे हैं, अगर किसी ने शौक पूरा करना है तो वो जरूर करे। बिल्कुल ठीक, इससे इस पर कबल अज़ वक्त बातें करना या मैं समझता हूँ कि उस पर तबसरे करना, ये उन बातों को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने। बिल्कुल ठीक। आमिर मुगल साहब, आपकी नज़र में GB के अंदर क्या हो रहा है, कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, और ये जो बातें कही जा रही थी कि सब सेटिंग है, पीपल्स पार्टी को GB मिलेगा, AJK नून को मिलेगा, क्या आपको लगता है ऐसा ही है? सर देखिए, मैं माफी चाहता हूँ तला भाई, मैं अपनी बात थोड़ी सी कंप्लीट कर लूँ। मैं आपसे कह रहा था कि हम अमेरिका और ईरान की साक्षी तो करा रहे हैं, पाकिस्तान में अब न्यू नॉर्मल हो गया है। जो अपने हक के लिए निकले, जो आपकी जुल्म के खिलाफ निकले, जो इनजस्टिस के खिलाफ निकले, जो महंगाई के खिलाफ निकले। आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि वो बच्ची अगर ऑस्ट्रेलियन ना होती जिसको CCD ने गोली मारी है तो शायद आवाज ना उठती, खामोशी छा जाती। तो तला के धोई साहब 2500 बंदे मार चुके हैं ना पहले, अली गौर बलोच साहब 2500 बंदे CCD मार चुका है, पर इतना शोर नहीं हुआ। और ह्यूमन राइट्स वालों ने भी कह दिया था बहुत कुछ, लेकिन इतना शोर नहीं हुआ। उनके जो सरबराह थे वो किसी के पास माफी मांगने नहीं गए थे। देखिए, वो मुल्क है, वो कौमें है, वो मुल्क है, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया का भी तो खड़ा हो गया।
उसने कहा भाई हमारी बच्ची क्यों मारी है आपने? आज उनका सीसीडी का सरबराह भी माफिया मांगता फिर रहा है, सारे माफिया मांगते फिर रहे हैं। इससे पहले आपने 2500 लोग मार दिए, माफी मांगी कभी इन्होंने? किसी से माफी नहीं। सर जहां अदालतों का वकार हो, जहां निजाम अदल हो, वहां आप अदालतों की बात करते हैं ना आमिर भाई। हाँ, तो ये तो मतलब है आपके पास अली गौहर बलोच साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, आप अपने जो आपके बड़े हैं उन्हें बोलें कि भाई आपने जैसे कैसे 2 ताई अक्सियत ले ली, आपने सूबे में भी ले ली, वफाक में भी ले ली, वो अच्छी सी कानून साजी करके आप फिक्स करें। तो मुझको वो हम ये तो नहीं कहते कि किसी ने वक्त कम है मुगल साहब, सॉरी बिल्कुल ठीक मुगल साहब। सेनेटर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। सेनेटर साहब आपकी राय जीबी पर, आजाद जम्मू कश्मीर पर और ये जो सूरत हाल है जो कहा जा रहा है सेटिंग वाली, इसके ऊपर हुजूर। पहले मैं एक चीज क्लियरिफाई करूंगा। मैंने सलाला के हवाले से बात की कि सदर जरदारी सदर थे और उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरे ख्याल में इनको हिस्ट्री का पता नहीं है, ये चीज़ों को भूल जाते हैं। सिलेक्टिव मेमोरी है पीटीआई की। वैसे भी नेटो की जो सप्लाई लाइन थी वो पाकिस्तान ने बंद कर दी थी, 6 महीने बंद रखी। जब नेटो और अमेरिका की तरफ से माफ़ी आई, उन्होंने माजरत की, तब वो सप्लाई लाइन खोली गई थी। पीटीआई का मसला ये है कि सिलेक्टिव मेमोरी होती है। बिल्कुल। और जब ये खुद जाते हैं 1 घंटे आधे घंटे की मीटिंग करने के बाद आते हैं और कहते हैं कि जी मैं एक दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूँ। मैं एग्री करता हूँ सर, पीटीआई से गंदा कोई है ही नहीं। अब मेरे सवाल का जवाब दे दें। अच्छा जी, अब आप बात करें जीबी की। देखें जीबी के अंदर पीपल्स पार्टी को एक वाज़ेह अक्सरियत हासिल की। असल मसला ये है कि ये जो क्रिएट की जाए, ये जो 4 लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है एक ऐसी पार्टी को जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है गिलगित बल्तिस्तान में, जो तमाम सीटें जो उन्होंने खड़े किए थे लोग इस ख्वाहिश के साथ कि शायद एक आध सीट मिल जाए, एक सीट जो जीत नहीं सके उनमें ये 4 लोग शामिल हो गए हैं। और असल इशू ये है कि जो भी वहाँ हुकूमत बने उसको डिपेंडेंट कर दो इसी किस्म के इंडिपेंडेंस के ऊपर, कि जब दिल चाहे आप उसको उसके साथ छेड़छाड़ करना चाहो तो आप कर सको। और तो वो बेसिकली हमें जहन में रखना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी के पास वाज़ेह अक्सरियत और गिलगित के अवाम ने पीपल्स पार्टी के हक में फैसला दिया है। अब आ जाए हम आज़ाद कश्मीर के बारे में। देखिए आज़ाद कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव इशू है, उसके हवाले से बात करते हुए हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए। मेरे जो पीटीआई के दोस्त हैं जिस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की है आज़ाद कश्मीर के मामला के ऊपर और हुकूमत और वो ज़रा शायद ख्याल नहीं कर रहे कि ये कितना सेंसिटिव इशू है। और इसका जो रिएक्शन जा रहा है ग्लोबली और जो हिंदुस्तान में जा रहा है वो क्या मायने रखता है, उसके क्या मायने निकाले जाएंगे। उनकी 37 के करीब, उनकी 36 के करीब 37 के करीब शराइत थी जिनमें जो प्रोटोकॉल था, वजारतें कम करना था और मुख्तलिफ चीज़ें थी, वो तकरीबन सब मान ली गई थी। जो रह गया था वो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर रह गया था, वो था कि जी जो आपकी फिक्स, जो आपकी रिजर्व सीट से, जो आपकी पाकिस्तान से जो रिफ्यूजीज की सीट्स हैं उनके इलेक्शन के हवाले से। अब वो तो एक आईनी तरमीम के जरिए हो सकता है, उसका कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर निकाल के आप नहीं कर सकते। तो इनको चाहिए था, जब गवर्नमेंट ने भी इनको वफाकी गवर्नमेंट ने भी एश्योरेंस दी कि भाई अगली जो असेंबली आएगी उसके अंदर 2/3 मेजोरिटी से अगर पास हो गया तो हो गया। आप इलेक्शन लड़ते ना, अगर आपको इतना शौक था आप इलेक्शन लड़ते और देख लेते कि आपको अवाम की हिमायत हासिल है। उसके बाद हम बात करते हैं वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी कॉशियस। और इस वक्त उनके ताने बाने जहाँ मिल रहे हैं वो सबको मालूम है। अगर वाकई वो जेन्युइनली चाहते तो वो इंतजार करते, इलेक्शन में अपने कैंडिडेट्स खड़े करते और अगर जीत जाते तो खुद आके अमेंडमेंट कर लेते। राइट सेनेटर साहब, बजट की बात करने से पहले हमेशा मैं यही कहता हूँ कि जो लोग कराची की आबादी नहीं गिन सकते वो मुल्क में गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई क्या गिनेंगे। हम ये जानते हैं कि बजट को जिसका तयन जिस तरह किया जाता है, मुल्क में फंड्स का तयन आबादी से किया जाता है। जहाँ जितनी ज़्यादा आबादी उसको उतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि मुल्क के 3 सूबे तरक्की के लिए तरस रहे हैं, एक सूबा मुसलसल तरक्की कर रहा है। मरियम नवाज साहिबा ने वाज़ेह कर दिया पंजाब की तरक्की का सफर किसी सूरत भी नहीं रुकेगा। पंजाब का बजट आ रहा है कुछ 6000 अरब 5.9 ट्रिलियन का, सिंध का बजट आ रहा है 2.7 ट्रिलियन, KPK 2.25, बलूचिस्तान 1.1 ट्रिलियन। यानी कि जो मुल्क का माशी शहरत, फाइनेंशियल हब, पोर्ट सिटी कराची, ना उसको उसका शेयर मिलेगा। बलूचिस्तान जो आधा पाकिस्तान है, जहां पे आज तक खूनी शाहरा कहा जाता है उसकी मेन हाईवे को, क्योंकि वो डबल रोड नहीं बन सकी है, सिंगल रोड पे डबल ट्रैक चल रहा है, इतने एक्सीडेंट्स होते हैं कि उसे खूनी शाहरा कहा जाता है। सैडली वो डेवलपमेंट वहां नहीं आएगी। सिर्फ एक ही सूबा है हमारे मुल्क का, पंजाब, वो डेवलप करेगा क्योंकि वहाँ की आबादी को सही गिना जाएगा, वहाँ पे फंड्स उनको सही मिलेंगे। बाकी सूबों के अंदर मैनिपुलेशन के जरिए हम डेवलपमेंट नहीं देख रहे हैं। सिंध के अंदर मोटरवे नहीं आ
आ रहा। सिंध के अंदर गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बेसिक बुनियादी ज़रूरियात ना होने के बावजूद इग्नोर किया जाता है। कहा यही जाता है किसी भी सूरत पंजाब की तरक्की का सफ़र नहीं रुकेगा, फिर चाहे बलूचिस्तान का जो भी हाल हो, सिंध का जो भी हाल हो, KPK का जो भी हाल हो, पंजाब तरक्की करेगा। अली गौहर बलोच साहब, आई वुड लाइक यू टू रिस्पॉन्ड फर्स्ट सर। और ये मैं सवाल इसलिए भी कर रहा हूं बलोच साहब क्योंकि हमारे हुक्मरान उसको गरीब कहते हैं जो महीने में 8,500 खर्च करता है, उसको पढ़ा लिखा कहते हैं जो अपना नाम लिखना जानता है। इस बजट के फॉर्मूलाज ही ऐसे लगता है किसी 5वीं फेल बच्चे ने बनाए हों। बलोच साहब, योर ओपिनियन। देखिए, बात यह है कि जो सूबों की खुदमुख्तारी है और जो 18वीं तरमीम हुई थी उसके बाद जो भी फाइनेंस रिकॉर्ड है उसके मुताबिक तमाम सूबों को उनका हिस्सा मिलता है। और जो उनकी सूबाई गवर्नमेंट्स हैं उनके आप देख लें, वहाँ की एजुकेशन इंडिपेंडेंट है, वहाँ की एग्रीकल्चर इंडिपेंडेंट है सूबे की, वहाँ का हेल्थ डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट है। मतलब है कि और रिकॉर्ड के मुताबिक पैसा मिलता है। अब प्रायोरिटीज उनकी हैं कि वो अपने पैसे का इस्तेमाल सही करते हैं या गलत करते हैं। ये कहना कि आबादी में गड़बड़ की जाती है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। वो आपकी अपनी एक राय है इस बारे में। अगर आपको कोई तफादात है और आप अपने प्रोग्राम में बैठ के काफ़ी डिग्रियां जारी करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको किसी फोरम पे जाना चाहिए, इस चीज़ को चैलेंज करना चाहिए। अगर एक जर्नलिस्ट की हैसियत से आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान पर और उनके इदारों पर, तो आपको फिर चाहिए कि आप उसको किसी फोरम पर जरूर। तो दूसरी बात यह है कि उसके बाकी जो वहाँ की हुकूमतें हैं, सिंध की हुकूमत को चाहिए सिंध में डिलीवर करें। KPK की गवर्नमेंट है, आज तक एक फॉरेंसिक लैब KPK के सर प्राइम मिनिस्टर पंजाब से आता है और वो सारे फंड्स पंजाब को मिलते हैं सर। नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर आप तब्दील करवा लें ना जाकर, अगर वो अपनी मर्जी से तो नहीं आते, दायरे एक प्रोसीजर है, एक सिस्टम है। बानी PTI रहे, उनकी KPK में गवर्नमेंट थी, पंजाब में भी गवर्नमेंट थी, 2 सूबों में थी, आज तक एक फॉरेंसिक लैब तक नहीं बना। मुझे बताएं जब वो प्राइम मिनिस्टर थे KPK में क्या तरक्की? बलोच साहब, आप पेशावर पे हमेशा बात करते हैं, कराची पे बड़े मोहतात हो जाते हैं, ये बात मुझे आपके अच्छी नहीं लगती। वहाँ की बिल्कुल गवर्नमेंट को करने चाहिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। जो वहाँ की सूबाई हुकूमतें हैं बिल्कुल हर जगह पे डिलीवर करना चाहिए। वक्त कम होता है, सॉरी बलोच साहब। अगर हम ये कहें कि पंजाब की हुकूमत ज्यादा डिलीवर करती है तो बाकी हुकूमतें तो इस बात को भी बुरा मानते हैं। बिल्कुल ठीक टाइम का। मैं आई एम सॉरी बलोच साहब, आई एम सो सॉरी। सरमद साहब हैं मेरे साथ, मैं चाहूंगा सरमद साहब पहले रिस्पॉन्ड करें। सरमद साहब, ये जो एहसास महरूमी भी कहते हैं हम इसे, कि दूसरे सूबे समझते हैं कि हमें हमारा हक नहीं मिल रहा, कराची तो ये वाहिद तौर पे बिल्कुल समझता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप मुझसे एग्री करते हैं सरमद साहब, आपको लगता है कि मैं ऐसी बकवास बात कर रहा हूं? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आप छोटी छोटी एग्जांपल्स ले लें। असल में देखें, कराची की आबादी क्यों नहीं पूरी दिखाई जाती, इसलिए नहीं दिखाई जाती अगर कि कराची की आबादी 3.5 करोड़ रुपए हो गई तो सिंध का जो NFC में शेयर है वो बढ़ जाएगा और पंजाब का और KP का शेयर कम हो जाएगा। और ये लोग जो है इनको पंजाब में और KP में दिखाया जाता है और सिंध में नहीं दिखाया जाता। सिंध की आबादी को कम दिखाया जाता है ताकि सिंध का शेयर कम रहे। बेसिकली ये जहन में रखने की बात है। भाई आप कराची में रहे, आप रिसोर्सेज कराची की इस्तेमाल कर रहे हैं, रिसोर्सेज आप सिंध की इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको सिंध में गिना जाना चाहिए ना। आपको पंजाब में तो नहीं गिना जाना चाहिए जहाँ के रिसोर्सेज आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, KP में तो नहीं गिना जाना चाहिए जहाँ के रिसोर्सेज आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ये एक सबसे बड़ा मसला है। कराची की आबादी 3.5 करोड़ के करीब है, उसको आप 2 करोड़ 20 लाख दिखाते हैं, 1 करोड़ 30 लाख आप माइनस कर देते हैं उसकी आबादी में से। दिस इज नॉट फेयर। और सर, जब कराची को सही गिन नहीं रहे हैं तो फिर कोयटा को सही कैसे गिनेंगे, फिर पेशावर को सही कैसे गिनेंगे? गिना तो सिर्फ पंजाब को जाएगा फिर तो सर। जी नहीं, पंजाब को भी जाएगा, KP को भी जाएगा, क्योंकि KP के लोग जो आके सिंध में आबाद हैं, पंजाब के लोग आके सिंध में आबाद हैं, सराइकी बेल्ट से लोग, सराइकी वसेब से लोग आके सिंध में आबाद हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि ये है क्या। अच्छा, इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है ना, हमने बात की डेवलपमेंट के हवाले से, मुझे ये बता दीजिए हैदराबाद सक्खर जो है वो एक्चुअली कराची हैदराबाद इज अ जोक। वो तो सुपर हाईवे थी, आपको याद होगा 67 में बनी थी, उसको अब हमने 2-4 उसके ऊपर सुर्खी पाउडर लगा के उसको हमने बना दिया है मोटरवे। तो M6 जो है हैदराबाद टू सक्खर वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो पोर्ट सिटी को पूरे मुल्क से मिलाती है। लेकिन लाहौर भावनगर इम्पोर्टेंट है। मुझे कोई समझा दे वाई does it make sense to anyone? Doesn't make sense to me। लेकिन सरमद साहब उस खूनी शाहरा का भी जिक्र करें।
खूनी शाहरा का भी जिक्र करें बलूचिस्तान की। जी सर, ये 365 अरब का प्रोजेक्ट है, ये M6 जो है, लेकिन इसके अंदर आपने इस साल 3 अरब रुपए रखे हैं, 8% रखा है, तो इसके हिसाब से आप तो 12 साल में कंप्लीट करेंगे। सर कराची को पानी के प्रोजेक्ट के लिए 10 अरब रुपए, पंजाब की सफाई के लिए 150 अरब रुपए। एक K4 जो है 120 अरब का प्रोजेक्ट है, उसके लिए आपने 10 अरब रुपया दिया है। मतलब फॉर गॉड सेक, आप तो अगर आपने लाहौर में वाटर प्रोजेक्ट लगाना है तो उसके लिए तो आप खुद फंड दे देती है, या आपने लाहौर भावलपुर नगर बनानी है तो NHA दे देती है, या आप कहते हैं फॉरेन फंडिंग कराएंगे M6 के लिए, या हम K4 के लिए फॉरेन फंडिंग कराएंगे। भाई कुछ कराची और सिंध पर रहम कर लो। आप बड़ी सियासत चमकाते हो कराची के नाम पे। जो सर बलूचिस्तान में भी आप ही की हुकूमत है, उसकी भी आवाज उठाइए प्लीज। सब बलूचिस्तान के अंदर वैसे आपके सामने है कि चीजें पिछले 2 साल में बहुत इंप्रूव हुई हैं, एंड आई एम श्योर कि द चीफ मिनिस्टर इज वर्किंग वेरी हार्ड टू इम्प्रूव। लेकिन सर आधे पाकिस्तान के लिए हमने सबसे छोटा बजट रखा 1100 अरब रुपए का। डू यू थिंक इट्स फेयर सर? देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो क्राइटेरिया है ना पॉपुलेशन का, ये खत्म कर 82% जो है वो पॉपुलेशन को वेटेड दी जाती है, मेरे ख्याल में वो गलत है। हमें उसको रिविजिट करने की जरूरत है, हमें बैकवर्डनेस को बढ़ाने की जरूरत है, पॉपुलेशन को कम करने की जरूरत है। जब आप बैकवर्डनेस को बढ़ाएंगे तो बलूचिस्तान का शेयर बढ़ेगा, जब बैकवर्डनेस को बढ़ाएंगे तो आपको सिंध का बजट बढ़ता है, आपका सरायकी वसेब में आप पैसा लगा सकते हैं, आप KP में लगा सकते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा लगा सकते हैं, क्योंकि फिर आपका वेटेज चेंज हो जाती है। आपको अपनी वेटेजेस को रीलुक करने की जरूरत है, खाली पॉपुलेशन की बेसिस के ऊपर नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूले गलत है हमारे, जिस तरह हम कहते हैं ना 8,500 खर्च करने वाला गरीब नहीं है। जो 8,500 रुपए तनख्वाह देता है उसको हम कहते हैं वो रईस है, वो रईस है। मतलब खुदा का खौफ कर रहे हैं यार, मतलब 8,500 रुपए में तो सॉरी आई एम आउट ऑफ टाइम, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। सेनेटर सरमद, थैंक यू सेनेटर सरमद, थैंक यू अली गौहर बलोच साहब, जज़ाकल्लाह साहब। प्रोग्राम का वक्त तमाम, लेकिन कब तक पाकिस्तानियों को उल्लू बनाया जाएगा? 8,500 रुपए महीना खर्च करने वाला गरीब नहीं है, जो अपना नाम लिख सकता है वो पढ़ा लिखा है। उसी तरीके से बलूचिस्तान को 1100 अरब, सिंध को 2700 अरब, KPK के लिए 2200 अरब, पंजाब के लिए 5,900 अरब। यही है कमाल हमारे मुल्क का। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए, आई विल सी यू टुमारो।